हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ़िल्टर सी। तो आज हमारा जो है डाइजेशन जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट है। इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं माउथ के बारे में, उसमें टीथ है, टंग है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड है ईसोफेगस। उससे पहले मैं ये बताना भूल गया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि आपकी बुक में फूड के ऊपर और इसके कंपोजिशन ऑफ फूड, जो ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें भी हैं। तो इस पे मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस वीडियो को खोलना, फिर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो टॉपिक है उसके सामने टाइमिंग है, आप उसको ओपन करना तो सीधा आप उसी टॉपिक में चले जाओगे। क्योंकि वो वैसे वो उस वीडियो का टाइटल कुछ और है, तो लेकिन उसमें ये सब कुछ है, तो आप उसको देख लेना। फिर ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं अब सेकंड पार्ट। तो इसमें है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या करके। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ईसोफेगस जो है एक मस्कुलर ट्यूब है जिससे फूड पास होता है, इसीलिए इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इट सिक्रेट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम। जो ईसोफेगस जो है हमारा, वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। पेरिस्टालसिस जो है मैं अभी बताता हूँ इसके बाद, वो जो है ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस ओपन्स इनटू जे शेप्ड स्टमक। ईसोफेगस जो है जे शेप्ड स्टमक में ओपन होता है, मतलब इसके बाद स्टमक आता है। तो अब हम देखते हैं पेरिस्टालसिस। उससे पहले मैं एक बार इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये ईसोफेगस, ये रहा ईसोफेगस पूरा। तो अब देखते हैं हम पेरिस्टालसिस क्या होता है, या इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। पेरिस्टालसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ contraction and relaxation of the muscles around parts of the alimentary canal। जो पेरिस्टालसिस है इसमें क्या होता है, जो हमारी ईसोफेगस है उसका, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। तो ये पेरिस्टालसिस ज़रूरी नहीं है ईसोफेगस में भी होता है, और जगह भी होता है, लेकिन ये शुरुआत जो है पेरिस्टालसिस की वो ईसोफेगस से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईसोफेगस, यहाँ पे लिखा है। इन ईसोफेगस पेरिस्टालसिस पुशेस द बॉल ऑफ फूड, जिसको हम बोलस कहते हैं, डाउन द ईसोफेगस। द स्मूथ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस contract and relaxes in sequence, and this pushes the ball of food down the esophagus। अब पेरिस्टालसिस में क्या होता है, इसमें ईसोफेगस का नहीं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये पेरिस्टालसिस क्या करता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो धीरे धीरे फूड को नीचे पुशेस डाउन करता है। ये जो यहाँ पे फूड दिख रहा है जिसको हम बोलस कहते हैं, पेरिस्टालसिस की वजह से ये धीरे धीरे ऐसे फूड नीचे आता रहता है। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ये सिकुड़ रहे हैं, रिलैक्स मतलब रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्टालसिस। जो यहाँ पे डायग्राम है ये, तो ये हो गया हमारा पेरिस्टालसिस। अब ईसोफेगस में क्या होता है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो ईसोफेगस में कंटिन्यू रहता है। जैसे मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सलाइवरी अमाइलेस होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, वो माउथ से शुरू होता है और इसमें कंटिन्यू रहता है। लेकिन ईसोफेगस जो है कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है, सिर्फ इसमें जो इसका स्टार्च का डाइजेशन है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और फिर ईसोफेगस जो है जे शेप्ड स्टमक में ओपन होता है। अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक, इट इज़ अ स्टोरेज चैम्बर। स्टमक जो है एक स्टोरेज चैम्बर है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक या जिसको फंडस भी बोलते हैं,
तीसरा है बॉडी, चौथा है पाइलोरिक रीजन, या जिसको हम एंट्रम भी बोलते हैं। अब ये देखो, इसमें ये ईसोफिकस है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ये जो मैंने बताया था स्फिंक्टर, एक इसके ऊपर होता है जिसको बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, एक ये नीचे है जिसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। स्फिंक्टर मैंने बताया था क्या करता है, बैक फ्लो जो होता है उसको रोकता है, किसी भी फूड के बैक फ्लो को रोकता है। ये और जगह भी होता है, जैसे यहाँ पे भी है पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर भी है। तो अब इसके पार्ट्स हैं फंडक, फंडस, और ये बॉडी है, ये एंट्रम है, और यहाँ पे एक कार्डियक रीजन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है कार्डियक रीजन। तो फंडस, कार्डियक, बॉडी, एंट्रम, एंट्रम को पाइलोरिक भी बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं इसके स्टमक के। और स्टमक जहाँ पर भी गैस्टर वर्ड लिखा हो ना, गैस्टर, एक मिनट, गैस्टर वर्ड रिलेटेड होता है स्टमक से, जहाँ भी गैस्टर लिखा हो मतलब वो स्टमक से रिलेटेड है। जैसे स्टमक जो है जूस सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो इसका मतलब है ये स्टमक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे है काइम, काइम बोलस प्लस एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक। काइम क्या होता है, बोलस प्लस एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक, इसको हम बोलते हैं काइम। अब जो हम फूड खाते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से इधर से नीचे आता है ऐसे, जिसको हम बोलस कहते हैं, और यहाँ पे आके वो एसिडिक कंटेंट के साथ मिलके क्या बन जाता है उसको बोलते हैं फिर हम काइम। बस और कुछ है नहीं इसमें, काइम इतना ही होता है। बोलस च्यूइड फूड प्लस सलाइवा, चबाया हुआ खाना और सलाइवा जब मिक्स होता है उसको बोलस कहते हैं। स्टमक इज़ कवर्ड बाय द लेयर ऑफ पेरिटोनियम, स्टमक जो होता है वो पेरिटोनियम की लेयर से कवर्ड रहता है। और सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चीफ सेल्स जिसको पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जिसको हम पैराइटल सेल्स बोलते हैं, म्यूकस सेल्स जिसको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब है स्टमक का फंक्शन। तो स्टमक का फंक्शन क्या क्या होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, ये तो सबको ही पता होगा। प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होता है, और वो भी रेनिन प्रोटीन का। सिक्रेशन ऑफ HCl, अब जो हमारा स्टमक है वो HCl सिक्रेट करता है। अब HCl सिक्रेट करता है, HCl का pH होता है वो होता है 1.5 टू 3.5। अब HCl का क्या क्या रोल होता है हमारे स्टमक में, HCl क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये मारने में हेल्प करता है HCl। और आयरन का एब्जॉर्प्शन में ये HCl हेल्प करता है। और अब सिक्रेशन ऑफ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर कासल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होगा तभी जाके ये विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब होगा। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे होता है परनीशियस एनीमिया, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टॉमी, गैस्ट्रेक्टॉमी, GASTRECTOMI। गैस्ट्रेक्टॉमी का मतलब है, देखो गैस्टर आ रहा है मतलब रिलेटेड टू स्टमक, गैस्ट्रेक्टॉमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक। जब स्टमक को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेक्टॉमी। और अगर हमने स्टमक रिमूव कर दिया तो उससे क्या होगा, ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कासल इंट्रेंसिक फैक्टर ये नहीं सिक्रेट नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा तब विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और विटामिन B12 की कमी होगी तो उससे हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन भी होता है स्टमक में, जैसे कि वाटर, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल। अब स्टमक तो हो गया है। अब है हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। अब है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है, फूड का बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो ड्यूडेनम में होता है। ये सी शेप्ड होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूडेनम होता है। इट सिक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। इसको याद रखना, ये शायद आपके बुक में क्वेश्चन भी है और ये 5 मार्क्स में आ सकता है। सकस एंटेरिकस। तो दूसरा है जेजुनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो जेजुनम में होता है। ये मिडल पोर्शन है और ये 1 मीटर लॉन्ग तक होता है। तीसरा है इलियम, ये हाईली कोइल्ड, इसमें कोइलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कोइलिंग होता है ना, ये ऐसे सबसे ज़्यादा कोइलिंग जो होती है इलियम में होती है, और ये लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है और ये लॉन्गेस्ट है। इन तीनों में से ये जो हमारे ये हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग इलियम ही होता है। अब इनकी पोजीशन देख लेते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये पूरी यहाँ तक जो है ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें जो यहाँ से लेकर इतना पार्ट आ रहा है ये है ड्यूडेनम, जो क्या है सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट है। उसके बाद आता है जेजुनम, जेजुनम ये रहा जो इससे थोड़ा बड़ा है। फिर सबसे ये होता है सबसे इलियम, इलियम सबसे जो है बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और किसी में नहीं होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज़ गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे भी एक और स्फिंक्टर आ गया। मैं 2-3 स्फिंक्टर आ चुके हैं अब तक। एक मैंने बताया था इसोफेगस में था, फिर जब स्टमक शुरू हो रहा था उस पे था। अब जब स्टमक एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है तो वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसकी पोजीशन देखते हैं इसकी। हाँ, इस वाले में थी ये, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर कई जगह पे होता है स्फिंक्टर। ये रहा पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंट्री पे भी स्फिंक्टर है और स्टमक की एग्जिट पे, ठीक है। और ये ड्यूडेनम। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। The length of the small intestine alone provides a large surface area for the digestion and absorption, and that area is further increased by circular folds, villi and microvilli. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो खुद ही उसको बहुत सारा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये सरफेस एरिया जो है और इंक्रीज्ड हो जाता है किसकी वजह से, इसमें सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, विलाय होते हैं, माइक्रो विलाय होते हैं। इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का और जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब विलाय विलाय क्या है, एक मिनट है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ विलाय, एक रफ डायग्राम। जैसे ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो यहाँ पे इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट ये है, दूसरा ये है। तो ऐसे इस साइड भी होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं कुछ, ये विलाय होते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है। और इसका जो ये है एक सिंगल अगर हम ले लें, सिंगल यहाँ पे मैं बनाता हूँ नीचे। अच्छा, ये डायग्राम में समझ आ जाएगा। हाँ, ये डायग्राम देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसका यहाँ से थोड़ा सा हमने अंदर से कट करा तो ये दिख रखी है ऐसे, इसको हम विलाय बोलते हैं।
और ये जो विलाय है इसके एक हमने यहाँ से अगर उठा लिया एक सेल, तो ये उसको हम बोलेंगे विलस। विलाय मतलब बहुत सारे, विलस मतलब एक सिंगल, ठीक है, ये सिंगल। और इस विलस के ऊपर भी क्या होते हैं, ये विलस का यहाँ से ऊपर से एक पार्ट कट कर रखा है और इसके ऊपर होते हैं माइक्रो विलाय, ठीक है। तो विलाय विलाय आ सकता है, मैं विलाय, हाँ ये रहा विलाय, ये है विलाय और इसके ऊपर ये छोटे छोटे हैं माइक्रो विलाय, ठीक है। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, और ये जो विलाय के जो ये होते हैं सेल होते हैं, ये इसको बोलते हैं एंटेरोसाइट। अब villi are tiny finger-like projection that line the entire length of our small intestine। जो विलाय होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे ऊपर, ऊपर नहीं पूरे अंदर होते हैं। ये लाइन मतलब इसके अंदर ही रहते हैं, ये ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये पूरे पूरी जगह होते हैं ये विलाय, ठीक है। विलाय इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। ये जो है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से शुरू होकर जो पूरी एनएस, ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें क्या होती है, 4 लेयर्स होती है, ठीक है। जो स्टमक में भी होती है, पूरे में होती है, ये माउथ से लेकर यहाँ तक पूरे उसमें 4 लेयर्स होती है इसकी। तो लेयर्स ये है यहाँ पे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे ये है, जैसे ये हमारे क्या है, ईसोफेकस है और यहाँ से ये स्टमक है। तो ईसोफेकस थी, ईसोफेकस को हमने यहाँ से कट करा और कट करके हम देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर दिखेगा। तो इस सर्कुलर में क्या है, ऐसी अलग अलग 4 लेयर हैं, ठीक है, 4 लेयर है। तो यही इसमें दिखा रखा है कि पहली जो होती है सेरोसा होती है, SERO ऐसे सेरोसा होती है। फिर और होती है मस्कुलर लेयर, ये है मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो यही इसमें दिखा रखा है। ये आपके बुक में ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतना याद रखना बस। अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, जो मैं बता रहा था अभी। आउटर टू ईयर, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर होती है सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है। फिर मसल लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर है। अब इस डायग्राम में दोनों चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। और इसके साथ स्फिंक्टर 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 नहीं है, ये हो गया स्टमक। यहाँ पे है हमारा ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम हो गया। फिर यहाँ से ये ड्यूडेनम है। फिर यहाँ पर ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में, अब लार्ज इंटेस्टाइन हम आगे देख लेंगे वैसे, तो फिर भी यहाँ पे देख लो। ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है। ये होता है कॉलन, यहाँ पे लिखा है ना कॉलन। कॉलन में भी 3 तरह के, ये होता है असेंडिंग कॉलन, ये वाला होता है ट्रांसवर्स कॉलन, और ये वाला डिसेंडिंग कॉलन। ये 3 तरह के कॉलन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में और पार्ट भी होते हैं, जैसे ये यहाँ पे सीकम, ये दिख रहा है सीकम, यहाँ पे लिखा है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये रेक्टम, रेक्टम और एनल कैनाल, ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है जो हम अब देखेंगे। ये आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो सीकम, सीकम ये रहा सीकम, कॉलन, कॉलन मैंने बता दिए हैं,
ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, फिर है रेक्टम, ये रहा रेक्टम। तो ये हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। सीकम इज़ अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम जो है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, मतलब थैले जैसा स्ट्रक्चर है, थैले जैसा, ये समझ जाओगे, यहाँ थैला जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये ना, ये थैले जैसा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जिसमें कुछ माइक्रो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन एराइजेस फ्रॉम द सीकम। अब सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये है सीकम, ये सीकम है, और इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये निकल रहा है, देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में पहले फंक्शन रहता था लेकिन अब इसका कोई ख़ास काम है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। ऑर्गन विच हैज़ नो लॉन्गर सर्व अ फंक्शन, जिसका अब कोई काम नहीं बॉडी में, ठीक है। एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन के अपेंडिक्स और मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स। जैसे जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ये पहले क्या हुआ करते थे, फीमेल्स और मेल्स दोनों में होते थे, लेकिन अब सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में अब ये इनका कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आ गया कॉलन। कॉलन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। इनकी पोजीशन मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। ये वाला जो है ये पूरा असेंडिंग कॉलन है। असेंडिंग का मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना, जो चीज़ ऊपर जा रही है वो असेंडिंग है। ये वाला ट्रांसवर्स कॉलन है, ठीक है, और ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ चलना, तो ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया। और ये जो डिसेंडिंग कॉलन है, इनमें जो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं ना, ये जैसे यहाँ पे है ये, इनको बोलते हैं हम हॉस्ट्रा, HAUSTRA, इनको बोलते हैं हॉस्ट्रा। अब कॉलन, कॉलन जो है, फिर कॉलन के बाद आता है रेक्टम। रेक्टम क्या है, रेक्टम इज़ अ स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसिस। फीसिस, रेक्टम जो होता है वो फीसिस का स्टोरेज चैम्बर है। फीसिस मतलब अनडाइजेस्टेड फूड और ह्यूमन वेस्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। रेक्टम ओपन्स इनटू अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कैनाल। जो रेक्टम है वो फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एनल कैनाल, ठीक है। जो ये ओपनिंग होती है एनल कैनाल की, फिर ये क्या होती है, ये बाहर की तरफ एक्सटीरियर, मतलब एनल कैनाल के बाद आता है हमारा एनस, यहाँ पे डायग्राम में है। एनस के बाद नहीं, रेक्टम के बाद आता है हमारा एनल कैनाल, ठीक है। और जो ये होता है, इसमें भी वो होते हैं स्फिंटर होते हैं, इंटरनल एनल स्फिंटर, ये जो है ना एनल कैनाल, यहाँ पे होता है एक इंटरनल एनल स्फिंटर और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंटर। यहाँ पर भी स्फिंटर होते हैं। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसका स्टोरेज जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एमिनो एसिड्स, आयंस, विटामिन्स एंड बाइल सॉल्ट। अब वाटर का, एमिनो एसिड का, आयंस का, विटामिन और बाइल सॉल्ट, इन सब का एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड म्यूकस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करता है, और म्यूकस का। बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ये बैक्टीरिया। ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस कन्वर्ट बिलीरुबिन टू यूरोबिलीरुबिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजेंस में और स्टेरकोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब है हमारा लास्ट एनस।
एनल कैनाल हो गया, अब है रेक्टम हो चुका है, अब उसके बाद है एनस। एनल कैनाल ओपन आउटसाइड बाय एनस, ठीक है। एनस से बाहर जो हमारा वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये दोबारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ पे होता है ये सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड एस शेप्ड होता है इसलिए इसको सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। और यहाँ पे ये सीकम है, ठीक है। फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेंडिक्स, और यहाँ पे लास्ट में रेक्टम आ गया, और रेक्टम के नीचे आ गया एनस। मैंने स्फिंक्टर बताए थे कि इसमें स्फिंक्टर होते हैं, तो ये रहा इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। फिर यहाँ से जो भी वेस्ट फूड होता है, ये वेस्ट फूड होता है, ये यहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एनस इज़ कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। एनस जो होता है वो एनल स्फिंक्टर से कंट्रोल होता है। टू टाइप्स ऑफ एनल स्फिंक्टर आर फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ एनस। एनस के जो ओपनिंग पे दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर मसल्स आर फाउंड इन एनल कैनाल। दो तरह के मसल स्फिंक्टर होते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये इनवॉलेंट्री होते हैं, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये क्या होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं। इसमें से जो वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री एनल एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो इनवॉलेंट्री होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब है नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये जो है अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज है, और गॉल ब्लैडर है, और लीवर है। तो ये कुछ ग्लैंड्स है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीएससी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर और भी सारे सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप देख लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।